वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जनाब जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पर खूबसूरत तरीके से खूबसूरत अंदाज में हेडिंग डाल देंगे। पहले चैप्टर नंबर 3, दैट इज जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा भाई, अब इस चैप्टर में मोस्टली आप डिस्कस करेंगे वो चीजें जो कि डिपेंडेंट होंगी लाइन की इक्वेशन पे। और लाइन की इक्वेशन जनाब आपको मोस्टली यहाँ पर नजर आएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं जनरल इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, सॉरी। तो फॉर सपोज अगर हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं जनाब। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो ये कहता है जनाब कि एक लाइन है y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और जनाब ये डिवाइड कर रही है रेशो में 3, -1 को एंड 8, 9 को। तो जनाब फॉर सपोज हो क्या रहा है कि एक अदद ये लाइन है। ठीक है जी, ये लाइन है और जनाब यहाँ पर पॉइंट है 3, -1, लेट से ये पी पॉइंट है। ठीक है जी, और जनाब ये पॉइंट है 8, 9 और लेट से ये जो है वो क्यू पॉइंट है। अब हो ये रहा है कि इनका ज्वाइन मतलब ये ज्वाइन कर रहे हैं, और जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये लाइन से कट हो रहा है, तो रेशो में कट हो रहा है। इस रेशो को हम कह रहे हैं M1 और M2। ठीक है, तो हमने कहा कि जनाब फॉर सपोज ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ए पॉइंट। तो मैंने आपसे कहा कि जनाब लेट ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी द पॉइंट ऑन लाइन which is the point of division ऑफ पी क्यू। वो पी क्यू का क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन भी है। तो जनाब अगर वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो अगर वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला। तो जनाब पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको? पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला क्या था जनाब? आज से 30 साल पहले पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 2 में। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और जनाब M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। जनाब ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है हमने ए कॉमा बी में लिया, इसको चलें हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ले लेते हैं। तो जनाब पहला पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट होता है x2 y2। तो ये हो जाएगा M1x2। जनाब x2 का मतलब है q का x कोऑर्डिनेट, प्लस M2x1 कितना है जनाब? 3 है जनाब, और अपॉन में जनाब M1 प्लस M2। तो जनाब ये आ गया x कोऑर्डिनेट, और इसी तरीके से M1y2 है जनाब 9, और M2y1 है जनाब -1, और जनाब ये है M1 प्लस M2। तो जनाब ये हो जाएगा 8M1 प्लस 3M2
अपॉन M1 प्लस M2, और ये जगह जनाब 9M1 माइनस M2, और जनाब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ए के, मतलब एक्स और वाई के। उसके बाद मैंने ये कहा कि जनाब सिंस ए एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन लाइन, और लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, तो अगर ये लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूं, पुट x इक्वल टू 8M1 प्लस 3M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये x की वैल्यू है, और जनाब y की वैल्यू है 9M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसका मतलब है जनाब इक्वेशन में पहले मैं डालूंगा y की वैल्यू, मैंने लिखा y माइनस एक्स, जनाब ये अब मैंने x की वैल्यू डाली, और जनाब ये +2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा जनाब 9M1। अब अगर मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इस +2 को उधर ले जाता हूँ पहले ही ना, तो जनाब मैंने एलसीएम लिया, तो ये हो गया 9M1 माइनस M2 माइनस 8M1 माइनस 3M2, और जनाब इन सब के अपॉन में एलसीएम तो सेम है जो कि है M1 प्लस M2। यहाँ तक बात समझ आ गई जनाब? अब जनाब यहाँ पर आप देखें कि 9M1 में से 8M1 निकलेगा तो ये M1 बचेगा, और M2 और 3M2 हो जाएगा -4M2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2M1, और ये हो जाएगा -2M2, क्योंकि M1 प्लस M2 जो नीचे डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर -2 से मल्टीप्लाई हो गया। जनाब ये इधर आके हो जाएगा 3M1, और जनाब ये उधर जाके हो जाएगा 2M2। तो जनाब आप कह सकते हैं कि M1 अपॉन M2 जो है वो बराबर आ गया 2/3 के, और जनाब हम ये कह सकते हैं कि M1 M2 का जो रेशो है वो आ गया 2:3। क्लियर है जनाब? किसी किस्म का कोई मसला है इसमें? तो रेशो आ गया हमारे पास, यही निकालना था हमें सवाल में। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं। हमें पता है कि जनाब लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसमें पहले हम कर दें बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और फिर हम लिखें वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, तो आप याद करें आपने एक अदद इक्वेशन पढ़ी थी। क्या इक्वेशन पढ़ी थी जनाब? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो अगर हम कंपेयर कर लें तो जनाब m बराबर आएगा -a/b के, इसको हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो जनाब हम m को कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। जनाब जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और जनाब जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ y है। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? कोई मसला यहाँ तक? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ग्रेडियंट्स निकालने हैं, मतलब स्लोप्स निकालने हैं, जिसमें हम स्लोप्स का फॉर्मूला यूज करेंगे -a/b, जिसको हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y भी कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम पार्ट 1 देखें तो ये दिया हुआ है 5x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, और जनाब ये दिया हुआ है 10x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जनाब स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है -a/b। जनाब m1 मतलब लाइन 1 का स्लोप ये आएगा -5/-3, जिसको हम 5/3 लिख लेंगे, और जनाब m2 आएगा -10/-6, और जनाब ये भी कैंसिल हो गए, 5/3 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जनाब
कि m1 जो है वो m2 के बराबर है। तो अगर m1 m2 के बराबर है तो लाइन 1 पैरेलल होगी लाइन 2 के। इसी तरीके से जनाब अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में कह रहे हैं कि 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और जनाब अगली इक्वेशन है 8x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जनाब यहाँ पर भी आपने वही काम करना है कि ग्रेडियंट निकालना है। जनाब m1 आएगा -3/-4 जो कि है 3/4। और जनाब m2 आएगा -8/6 जो कि कैंसिल होके आएगा -4/3। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ जो m2 आ रहा है वो -1/m1 है। आप देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। तो जनाब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। जनाब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में समवॉट कुछ इसी तरह काम करना है। हमसे कहा गया है कि जनाब 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और जनाब दूसरी लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जनाब अगर हम इसका ग्रेडियंट स्लोप निकालें तो m1 आएगा -3/1 दैट इज -3। और इसका निकालेंगे तो ये आएगा -1/2। कह रहे हैं जनाब फाइंड द एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल के लिए याद रखें हमेशा हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद टेंजेंट इनवर्स करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है जनाब? ओके जनाब। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखें इसका जो ग्रेडियंट है स्लोप है वो होता है -a/b। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब ये है लाइन 1 तो इसका होगा m1। अगर मैं आपसे कहूँ जनाब लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के तो देयरफॉर m2 भी कितना होगा -a/b होगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि फॉर सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जनाब अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, फॉर सपोज अगर एक लाइन ऐसे गुजर रही है और एक और लाइन है वो इसके पैरेलल है। जब वो पैरेलल है तो उसके पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, ग्रेडियंट सेम होगा लेकिन पॉइंट्स उसके डिफरेंट होंगे। तो अगर उसके पॉइंट्स डिफरेंट होंगे तो जनाब लाइन 2 की जो इक्वेशन है ना वो ax प्लस बी वाई तो होगी लेकिन प्लस सी नहीं होगी बल्कि प्लस डी होगी, क्योंकि उसका कांस्टेंट चेंज होगा क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट से कट कर रही होगी। ग्रेडियंट उसका सेम है तो ग्रेडियंट का ताल्लुक सिर्फ ए और बी से होता है। तो आप देखिए मैंने ए और बी को चेंज ही नहीं किया। डी अलबत्ता कांस्टेंट है जो कि चेंज होगा, उसमें जो सी था वो उसमें डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और जनाब इसी तरीके से कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के तो देयरफॉर आपको पता है कि जो लाइन 2 का जो स्लोप है वो -1 होता है ना। तो इसका मतलब आप उल्टा करके साइन चेंज करते हो। जब आप उल्टा करके साइन चेंज करते हो तो आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा। कैसे भाई? ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो जनाब ये जो है वो बन जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और जनाब ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन पूरी चेंज हो जाएगी। तो जनाब इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई। और कांस्टेंट को तो चेंज होना ही होना है। कांस्टेंट चेंज क्यों होना है जनाब? क्योंकि वो लाइन कहीं और से कट करेगी, जिस तरीके से आपको पैरेलल लाइंस दिखाई हैं बिल्कुल वैसी। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? ओके सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कह रहे हैं कि आपको
इक्वेशन निकालनी है लाइन 2 की फॉर सपोज, और वो कह रहे हैं कि जो लाइन है ये पास कर रही है 3, -4 से, और कहा गया है कि ये जो लाइन है पैरेलल है एक और लाइन के जिसको मैं लाइन 1 कह रहा हूँ, जो कि है जनाब 2x + 3y = 4। तो क्योंकि पैरेलल है तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जनाब जब लाइन पैरेलल होगी तो लाइन की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिवाय इसके कि उसका जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा। तो अब मैंने 4 की जगह पर यहाँ पर d लिख लिया क्योंकि लाइन पैरेलल बोली गई थी। फिर उन्होंने कहा पासिंग थ्रू, तो मैंने कहा भाई सिंस L2 पासिस थ्रू, कहाँ से? 3, -4 से। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, x की जगह पर 3 डाल दूंगा और y की जगह पर -4 डाल दूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? तो जनाब ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × -4 = d। तो जनाब d की वैल्यू आ जाएगी -6, 6 में से 12 निकालेंगे -6 आएगा, और जनाब पॉइंट पुट करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन 2 की। तो जनाब क्या इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी 2x + 3y = -6। अगर अरेंज कर लें तो 2x + 3y + 6 = 0। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है वो बिल्कुल ऐसे ही होना है। अब हम बात करते हैं जनाब पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है? पार्ट 3 में हमसे कह रहे हैं कि हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसको हमने L2 कह दिया है, और जनाब कहा गया है कि वो एक अदद पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट दिया हुआ है जनाब 4, 5, और हमसे कहा गया है कि परपेंडिकुलर है जनाब एक लाइन के, और लाइन की इक्वेशन दी हुई है जनाब 3x - 2y + 5 = 0। जनाब जब लाइन 2 परपेंडिकुलर है तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जनाब ऐसी सूरत में लाइन 2 की इक्वेशन में क्या तब्दीली आएगी कि x की जगह पर हम y लिख देंगे और y की जगह पर x लिख देंगे, और कांस्टेंट की जगह हम चेंज करके d लिख देंगे, और बीच में अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। जनाब ये हो गई हमारी एक अदद इक्वेशन। फिर हमने क्या कहा जनाब कि जो लाइन 2 है वो पास करती है जनाब एक अदद पॉइंट से। लाइन 2 जो है वो पास कर रही है एक अदद पॉइंट से, और पॉइंट की वैल्यूज क्या दी हुई है जनाब 4 और 5। तो इसका मतलब है कि x जो है वो 4 के बराबर है और y जो है वो 5 के बराबर है। तो जनाब ये हो जाएगा 3 × 5 + 2 × 4 + d = 0। तो जनाब d की वैल्यू आ गई -23। क्लियर है जनाब? तो अब अगर मैं इसको लाइन 2 की इक्वेशन में वापस पुट करूंगा तो आई विल गेट द आंसर दैट इज 3y + 2x - 23 = 0। तो अगर मैं अरेंज कर लूँ तो हो जाएगा 2x + 3y - 23 = 0। तो जनाब ये थे बेसिक्स जो कि 3.1 के हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 3.1 को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं 3.1 में और काफ़ी टाइम में ये ख़त्म होगी। अल्लाह करे हमारे बच्चों को समझ में भी आना शुरू हो जाए।